ढूंढो उसे, लौंडिया बच के नहीं जानी चाहिए। ए तू उधर देख, तुम दोनों उस तरफ जाओ और तू मेरे साथ चल। कुछ 5-6 आदमी किसी की तलाश कर रहे थे। ये कोई जंगली इलाका था, दोनों तरफ घने जंगल से घिरा, बीच में एक रोड था। रघु जो उन सबका बॉस था, उसके कहने पर सब तीतर बितर होकर उसे ढूंढने लगे। उसी रोड पर थोड़ा पीछे एक कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अंदर पीछे तरफ 2 फर्द बैठे थे और सामने कगले कपड़ों में ड्राइवर। रात का घना अंधेरा हल्की हल्की बारिश की आवाज के साथ मिलकर गूंजती रात कीड़ों की आवाज को चीरती हुई गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक तेज ब्रेक के साथ ड्राइवर मगन ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ रे तेरे को? अपन को सीधा ऊपर पहुंचाने का प्लान है क्या तेरा, वो भी विथआउट टिकट? पीछे बैठे आदमियों में से एक ने गुस्से में कमर पर खूंसी बंदूक निकालकर मगन की गर्दन पर गड़ाते हुए गुस्से में पूछा। जय शांत। दूसरे आदमी ने उसे शांत कराया। जय ने उसकी ओर देखा। सख्त सा चेहरा बिना किसी भाव के और भी सख्त लग रहा था। काली गहरी आंखों में हमेशा नजर आने वाली अंगार और होठों के कोरों के बीच दबी सिगार। जय ने अपनी बंदूक पीछे खींच ली। वो आदमी सिगार का काश भर कर मगन से बोला, क्या हुआ है, ये बोलेगा या मुहूर्त निकालूं तुझे टपकाने का? भाव वो सामने रोड पर। वो जाके देख क्या है सामने। जब तक इस साले की वो पूरी होगी तब तक अपन दुनिया इच घूम के आ जाएंगे। वो आदमी जिसका नाम था शिवराज शेखर, उसने सिगार का आखिरी कश भरकर सिगार खिड़की से बाहर फेंकते हुए अपने सबसे वफादार या यूं कह लीजिए लेफ्ट हैंड जय जोशी से कहा तो जय जी भाव बोलकर दूसरी साइड से उतरकर बाहर निकल गया चेक करने। भाव जल्दी बाहर आओ, इथे मुलगी पडलेली आहे। लुकरिया भाव, जय बाहर से चिल्लाया तो शिव तुरंत बाहर निकलकर बाहर आया। उसके उतरते ही मगन छाता खोलकर उसके पीछे खड़ा हो गया। शिव ने जाकर देखा रोड पर एक लड़की पड़ी हुई है, बारिश के कारण भीगी हुई, पैरों में खून लगा था शायद भागने के कारण। गुलाबी रंग का फ्रॉक सूट, दुपट्टा शायद कहीं गिर गया थे। उस ओर ध्यान जाते ही शिव ने नजरें फेरकर अपनी कोट उतारी और उस लड़की पर डाल दिया। चेक कर, जिंदा है या मेरी ही गाड़ी मिली थी इसे मरने के लिए? बोनट से टेक लेकर उसने जेब से दूसरा सिगार और लाइटर निकाला और सिगार जलाकर काश भरने लगा। जय ने इन उंगली लड़की के नाक के नीचे रख उसकी सांसें महसूस की, फिर एक उंगली उसके गर्दन पर रखी। भाव ही मुलगी जीवंत आहे, जय ने कहा तो शिव ने सिगार को होठों के बीच दबाकर एक उंगली भावा पर रगड़ते हुए कहा, ऐसे मरने के लिए छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन भाव अपन फालतू का झमेला में काई को पड़े, मरने देते हैं ना इसको। ये कौन सी अपनी बहन या आइटम है? जय ने एक उड़ती नज़र उस लड़की पर डालकर बेपरवाही से कहा और अगले ही पल उसके गाल पर एक तमाचा पड़ा। शिव के इस थप्पड़ से मगन के हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले गए। शिव आराम से कश भरते हुए एक नज़र उस लड़की को देख जय की ओर देखकर बोला, तेरी भी एक बहन है ना? अगर कभी वो ऐसे कहीं पड़ी हो और कोई अजनबी उसे अजनबी समझकर मरने के लिए छोड़ दे तो? उसके इतना कहते ही जय ने नजरें झुकाकर कहा, सॉरी भाव, तुम ही बरोबर आहात, सोने योग्य नहीं। आप सही कह रहे हैं, इसे छोड़ना सही नहीं है। शिव ने अपने शर्ट की बाजुओं को ऊपर चढ़ाया और उस लड़की को गोद में उठा लिया। जय ने दरवाजा खोला और शिव लड़की को लिए पीछे बैठ गया। जय के आगे बैठने के बाद मगन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिव उस लड़की को देख रहा था। गोरा रंग, उस पर हल्की गुलाबी रंगत, मुंदी हुई आंखों पर घनी पलकों का पहरा, उभरे गुलाबी होंठ जिनके दाएं किनारे से हल्का सा दूर एक छोटा सा तिल था, गाल पर उंगली के गहरे लाल निशान, माथे पर चोट के नीले निशान। 2 पल उसे देख शिव ने नजरें फेर ली। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े से आलीशान बंगलों के पार्क में खड़ी थी। शिव उस लड़की को गोद में उठाकर अंदर गया तो अंदर मौजूदा लोग चौंक गए, जिनमें शामिल थे 2 नौकर मनोज और संतोषी, दोनों पति पत्नी थे, और भी कुछ आदमी थे अंदर। सबके सब मगन जैसे ही काले कपड़ों में थे। शिव को देख सबने सलाम भाव कहकर सर झुका लिया। जय, डॉक्टर आए तो उन्हें ऊपर ले आना। मनोज, गर्म पानी और साफ कपड़ा लेकर आओ। संतोषी, मेरे साथ चलो। शिव लड़की को गोदी में लिए सीढ़ियां चढ़ता हुआ बोला। उसका कहना ही था कि मनोज तुरंत किचन में घुस गया और संतोषी तुरंत उसके पीछे चलने लगी।
जय गाल पर हाथ रखे जाते हुए शिव को देख रहा था और तब तक अजीब नजरों से देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया।